हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज संदीप सिंह फिलसवाल और बेटा मैं आप सब लोगों का सक्सेस स्क्वायर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेटा देखिए, आजकल पेपर में सबसे ज्यादा चीजें स्टैटिक जीके की पूछी जा रही हैं। जीएस का जो पोर्शन आता है उसमें सबसे अधिक स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आजकल देखे जा रहे हैं विद करंट अफेयर। तो बेटा हमारा स्टैटिक जीके का लक्ष्य रहेगा कि स्टैटिक जीके को बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने रखा जाए और वो भी उसमें से भी बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। स्टैटिक में से भी और भी चीजें निकल के आती हैं, जैसे कि स्टैटिक पार्ट हो गया ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का। ये क्वेश्चन भी हम स्टैटिक के साथ में आपके सामने रखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप देख सकते हो स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है। हमारा जो है आपके सामने बेटा हम पूरा सिलेबस लेके आए हैं। स्टैटिक जीके का सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको पढ़ना है और आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर वो कौन सा रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, है ना, बापू भी बोलते हैं, है ना। तो आज का चैप्टर हमारा यही रहने वाला। सीमांत गांधी किसको बोलते हैं, भगत सिंह को क्या बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस को क्या नाम, ये जो निकनेम है, ये जो उनके उपनाम दिए गए, आज का चैप्टर हमारा वो फर्स्ट रहने वाला। लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको पूरा सिलेबस आपको बता दूं। सिलेबस है क्या, आपको स्टैटिक जीके में पढ़ना क्या है, एक बार देख लीजिए बच्चों। देखिए बेटा, हम सोलर सिस्टम की स्टैटिक जानकारी आपको देंगे। ये सोलर सिस्टम चैप्टर बेटा आप लोग ज्योग्राफी में जरूर पढ़ोगे, लेकिन स्टैटिक पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है ना, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन कौन सा है, फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये जो स्टैटिक पॉइंट है, ये स्टैटिक पॉइंट आपको इस क्लास में भी मिलेंगे। ओके, देन उसके बाद हम करेंगे भारत के बारे में सामान्य जानकारी, जो जनरल इंफॉर्मेशन है भारत की। जैसे भारत का जो टोटल एरिया है वो कितना है, भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, है ना, या फिर क्या उसमें चेंजमेंट होने वाले हैं, वो चीजें भी। ओके, उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज वगैरह वो भी हमारी साथ में इसी चैप्टर में हमारी चलेंगी। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट टेम्पल्स, भारत के महत्वपूर्ण मंदिर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। ये जो चैप्टर है आज इस चैप्टर को कवर अप करेंगे, क्योंकि यहां से पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि नेताजी किसको बोलते हैं, और नेताजी की जो टाइटल है, जो नेताजी का जो टाइटल है, ये जो उपनाम दिया गया है नेताजी को, यानी सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें हम करेंगे आपके सामने। ठीक है, निकनेम ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के शहरों के उपनाम कौन से होंगे। ओके, जैसे कि मैं आपको बताऊं, नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर सिटी, साउथ इंडियाज मैनचेस्टर सिटी, और पूरा का पूरा भारत का भी मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, है ना, यानी कि मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया। साथ में एक क्वेश्चन बनता है कि जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, यानी एक चीज को हमने पकड़ा, वो है मैनचेस्टर सिटी है बेटा इंग्लैंड की, और उसी से रिलेट करते हुए हम अपने भारत में कौन सी सिटी को मैनचेस्टर की संज्ञा देते हैं, उससे रिलेट करते हैं कौन से शहर को। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट अपना सिलेबस देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर फोक डांस ऑफ इंडिया, यानी कि राज्यों के लोक नृत्य, साथ में क्लासिकल डांस भी हम पढ़ेंगे। क्लासिकल डांस बेटा बहुत जरूरी है, यानी शास्त्रीय नृत्य बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारत में कितने क्लासिकल डांस है, मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों को मालूम होगा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 है ना, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि मोहिनीअट्टम है, कथकली है ना, ये दोनों केरला के अंदर है। केरला इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 2 क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ओडिसी है, सत्रिय है, भरतनाट्यम है, कथक है, ये कुछ ऐसे मिलाकर कुछ हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। फोक डांस अलग से होते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके सामने बनते हैं बेटा, क्लासिकल डांस एंड अपना फोक डांस। ठीक है, उसके बाद सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों के किनारे बसे शहर, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पेपर में बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप मुझे बताओगे कोटा सिटी जो राजस्थान में है कौन सी नदी के किनारे पर है। ठीक है, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर है ना। ऐसे ही आप बता सकते हो सूरत किस नदी के किनारे पर है, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है, इस टाइप के। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर है ना।
तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आजकल पेपर में बहुत देखने को मिल रहे, तो ये सारा स्टैटिक जीके में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, है ना। इंपोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, महत्वपूर्ण बंदरगाह भारत के और विश्व के। इंपोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं। इंपोर्टेंट चोटी, पर्वतीय चोटी यानी कि पर्वतीय चोटी यानी कि माउंटेन पीक। एंड रेंज, कौन सी बच्चे, रेंज। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड कौन सी होगी बच्चे, एंडीज। जैसे कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो एंडीज है, हाईएस्ट माउंटेन पीक वो होगी माउंट एवरेस्ट। अब यहां से एवरेस्ट से और क्वेश्चन क्या निकल सकते हैं। एवरेस्ट बेटा कहां पर है, नेपाल में, लेकिन नेपाल में इसको बोलते हैं सागरमाथा। इसका कुछ पोर्शन तिब्बत में भी, और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, कोमो लंगमा इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ स्टैटिक पॉइंट आपके सामने रखे जाएंगे। एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले आदमी कौन है, सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले कौन है, सबसे पहला कब कौन चढ़ा था, और सबसे कम उम्र का कौन सा व्यक्ति था, महिला थी जो इस पर सबसे पहले चढ़े हैं, सबसे कम उम्र के ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इंपोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर भी। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे शाहनामा पुस्तक है ना, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है, कालिदास के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, है ना, पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, यानी मैं आपसे इसमें क्वेश्चन करूं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत का सबसे लंबा रोडवे कौन सा है, रेलवे कौन सा है ना, लॉन्गेस्ट रेलवे ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रोडवे ऑफ इंडिया, इस टाइप के क्वेश्चन। हाईएस्ट रोडवे ऑफ इंडिया, है ना, लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया, इस टाइप के क्वेश्चन आप इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना। जीटी रोड किसने बनवाया, कहां से कहां तक है, कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ेगा, ये सभी क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे बेटा। ओके, फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे, जैसे WHO हो गया, यूएनओ हो गया, है ना, यूनेस्को हो गया, है ना, यूनिसेफ हो गया, इन सब की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी फुल फॉर्म वगैरह भी हम सब कुछ इसमें कवर अप करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या पढ़ना है आपको स्टैटिक जीके में। इंपोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन आपको पढ़ेगा। जैसे 12 जनवरी को कौन सा होता है, 12 अगस्त को कौन सा होता है। जैसे 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है ना, नेशनल यूथ डे यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। ऐसे ही 2 अक्टूबर को कौन सा होता है, 2 अक्टूबर को जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन, उनके साथ साथ में और कौन से महापुरुष हैं जिनका जन्मदिवस आता है, इस टाइप के क्वेश्चन। 31 जुलाई को कौन सा होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में पहला आदमी कौन, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, है ना। भारत में प्रथम व्यक्ति, पर्वत पर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति। जैसे कि इंग्लिश चैनल सी है एक बेटा, एक इंग्लिश चैनल एक समुद्र है इन बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इसके बीच में जो इंग्लिश चैनल सी है, इसको तैरकर पार करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन, फर्स्ट इंडियन मैन कौन और वुमेन कौन, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ोगे, वर्ल्ड के भी और भारत के भी। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा इसमें हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी संगीत वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे बेटा, संगीत वाद्य यंत्र। ठीक है, इंपोर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, महत्वपूर्ण मेला और त्योहार हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, महत्वपूर्ण मेले और त्योहार हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं बिहू फेस्टिवल कौन से राज्य में है, अंबुबाची फेस्टिवल कौन से राज्य में है, पुष्कर, ये पुष्कर त्योहार है या पुष्कर झील है, और पुष्कर मंदिर है कौन से राज्य का मंदिर है, कहां पर ये सेलिब्रेट होता है, बिहू कहां पर होता है, तिरुपति बालाजी टेम्पल कौन सा, वहां पर कौन सा फेस्टिवल होता है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम इसमें कवर अप करेंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट ट्राइब्स, महत्वपूर्ण जनजातियां, भारत की भी और विश्व की भी, भारत की भी और विश्व की भी। मैं आपसे बात करूं कि इरूला ट्राइब कौन से राज्य की है, इरूला। बकरवाल ट्राइब कौन से राज्य की है, संथाल ट्राइब कहां की है, मुंडा कहां की है, खोंड कहां की है, गोंड जनजाति कहां की है, सांसी ग्रासिया
ये कहां की जनजातियां हैं, इस टाइप की। और वर्ल्ड में मैं आपसे बात करूं बेटा, रेड इंडियंस कहां की है, बुशमैन कहां की है, पिगमी जनजाति कहां की है, इस टाइप की ये वर्ल्ड की हमारी हो गई। तो हम वर्ल्ड की ट्राइब्स और इंडियन ट्राइब्स ये सारी की सारी यहां पर कवर करेंगे। ओके, देन उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि अपना जो स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड में बेटा एक जगह है जेनेवा। अगर मैं कई बार अपनी ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूं बच्चों को, अगर कई बार आपको नहीं भी मालूम हो और आपको तुक्का लगाना हो, तो बेटा आपको तुक्का लगाना चाहिए। अगर तुक्का लगाना ही पड़े तो आप लगा सकते हैं जिनेवा पर, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनका हेड ऑफिस जिनेवा के अंदर है। जैसे कि मैं आपको बताऊं ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या क्या याद कर लेना, जैसे हम बात करें यूएनओ की बात करें, है ना, यूनिसेफ की बात करें, और यूनेस्को की बात करें, रेड क्रॉस की बात करें, WHO की बात करें, है ना, और अपना ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें पढ़नी है, उनकी फुल फॉर्म पढ़नी है, उनका हेड ऑफिस पढ़ना है, उसमें कितनी कंट्री शामिल है, वो कब बना था, ये सारी चीजें हमने इसमें कवर अप करनी है। ओके, देन हम बात करते हैं झरने, वाटरफॉल दुनिया के। अब इसमें बात करें भारत के भी वाटरफॉल और विश्व के भी वाटरफॉल। भारत में सबसे ऊंचा सबसे बड़ा कौन सा है, विश्व में सबसे ऊंचा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे सुंदर कौन सा है ना, ये सभी वाटरफॉल हमने इसमें देख लेने। ये सब स्टैटिक जीके बेटा। ओके, फेमस हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ इंडिया, यहां पर हम पढ़ेंगे भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम इसमें पढ़ लेंगे बेटा। जैसे हमारे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी कुछ बिल्डिंग्स हैं, हमारे कुछ जैसे कि अपना जैसे कुतुब मीनार हो गया, है ना, जैसे अपना आयरन पिलर हो गया दिल्ली का, है ना, जैसे कि चार मीनार हैदराबाद वाला हो गया। ऐसे कुछ ऐतिहासिक स्थल, जैसे मंदिर की मैं बात करूं, कैलाश टेम्पल हो गया, एलोरा के उसके अंदर महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर है बच्चे, और उस मंदिर को बनाने में 135 ईयर्स का समय लगा। वो बनवाया किसने, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा प्रथम ने। कृष्णा फर्स्ट ने, वो राजा जो थे वो थे कृष्णा प्रथम, उसने वो मंदिर बना के दिया, जिसको समय लगा 135 साल। शुरुआत तो कर दी बेटा उसने, लेकिन उसके बाद और जो राजा हुए उन्होंने उसमें अपना योगदान चलाए रखा, इसलिए वो मंदिर बनके तैयार हुआ, है ना, इस टाइप के। उसके बाद बेटा हम इसमें करेंगे इंपोर्टेंट डैम इन इंडिया। भारत के महत्वपूर्ण बांध हम पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है, कहां पर बना है, कब बनना स्टार्ट हुआ, कब बन के पूरा हुआ, उसकी विशेषता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। आपको उकाई बांध परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। जैसे कि भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, इंडिया फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, जैसे है ना, कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है, किस नदी पर, दामोदर नदी पर। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे डैम वगैरह में। ओके, उसके बाद कैपिटल एंड करेंसीज, इंपोर्टेंट सिटीज, यानी महत्वपूर्ण शहर है, राजधानी है, देश है और उनकी करेंसी है, ये इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे चाइना की करेंसी कौन सी है, जापान की कौन सी है, यूएसए की कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है ना। इंपोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं आपको पढ़नी है। जैसे रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच में ना, ड्यूरेंड है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, एंड ड्यूरेंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। ओके बेटा, जैसे कि अपनी मैकमोहन लाइन है, चाइना और भारत के बीच में है मैकमोहन लाइन, तो इस टाइप की लाइन आपको जरूर याद कर लेनी है। ओके, देन उसके बाद बेटा महत्वपूर्ण नारे स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय जवान जय किसान, सत्यमेव जयते, इंकलाब जिंदाबाद, ये सभी स्लोगन हैं। ये सभी स्लोगन किस आदमी ने दिए, लिखे किसके द्वारा है, ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ओके बच्चे, चलें आगे बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। जैसे भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां है, भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहां है, भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है ना। इस टाइप के जो रिसर्च सेंटर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आजकल आते हैं, है ना। मेमोरियल साइट यानी समाधि स्थल,
समाधि स्थल भी पूछे जाएंगे। जैसे राजघाट जो है महात्मा गांधी की है, शांतिवन किसकी है, वीर भूमि किसकी है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन है समाधि स्थल वाले, ये भी इसमें कवर अप करेंगे, पेपर में आते हैं बच्चे। ओके चलो बेटा देखो, मेजर अवार्ड्स एंड ऑनर, प्रमुख पुरस्कार एंड सम्मान, ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि भारत रत्न प्राइज है, जैसे कि भारत रत्न पुरस्कार भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, भारत रत्न प्राइज है ना, भटनागर पुरस्कार है, ऐसी टाइप के जो भी अवार्ड है। ओके, नेम्स ऑफ इंडिया रत्न यानी कि भारत रत्न अवार्ड, ये मैंने अलग से बता दिया आपको, अलग से भी इसको हम कवर अप कर लेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंबल्स एंड सिंबल यानी कि प्रमुख चिन्ह और प्रतीक, प्रमुख चिन्ह और प्रतीक हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा भारत का प्रमुख चिन्ह प्रतीक जो कि अपना 3-4 शेरों वाली मूर्ति ना, जो कि अशोक स्तंभ बेटा, भारत का जो अशोक स्तंभ है जिसमें 4 शेर हैं, 3 शेर तो आपको दिखाई देते हैं, एक दाएं एक बाएं एक सामने एक पीछे भी है ना। जैसे अशोक स्तंभ वगैरह है, अशोक चक्र उस पे छपा होता है, नीचे उसके दाएं बाएं घोड़ा और एक सांड का फोटो होता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, देन उसके बाद बेटा हम करेंगे इसमें खेल संबंधी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, है ना। जैसे ओलंपिक के क्वेश्चंस हैं, कॉमनवेल्थ के क्वेश्चंस हैं, एशियन गेम के क्वेश्चन हैं, और फिर उसके बाद जो अपने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। जैसे ग्रैंड स्लैम साल में 4 होते हैं बेटा, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं बेटा किसके, टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है बेटा ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद कौन सा होता है बच्चे, उसके बाद आपका होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है, फिर आप विंबलडन से पहले फ्रेंच ओपन होता है बेटे, फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल के अंदर, ठीक है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं बच्चे, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। तो यहां पर हम अपना सिलेबस कवर कर लिया हमने, ये सिलेबस है आपका कंप्लीट जो आपको पढ़ना है। पेपर में आएंगे, मैं बार बार तुमसे बात बोल रहा हूं, आपको स्टैटिक जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा, विदाउट स्टैटिक जीके पेपर आजकल पास नहीं हो रहा बेटा। हम लोग क्या करते हैं, पूरा ज्योग्राफी बच्चों को पढ़ा दिया, पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, लेकिन बच्चा पेपर में जाता है तो उसको वो सब चीजें बहुत कम नजर आती हैं। सबसे ज्यादा चीजें उसको नजर आती है स्टैटिक जीके, जो कि अथाह सागर है, बहुत ज्यादा है। तो बच्चा कहां से करेगा, है ना। वो चीजें हम आपके सामने रखेंगे जो आपको अन्य और क्लासेस में नहीं मिलने वाली, उसके भी आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के जो कुछ टॉपिक हैं, कुछ उनमें भी स्टैटिक पॉइंट होते हैं, उनके साथ में ये स्टैटिक जी की क्लास आपकी चलेगी बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके बेटा, यहां से स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। देखिए बेटा, सिलेबस तो आपके सामने मैंने आपको बता ही दिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या रहने वाला है, यहां पर फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा बेटा प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। जैसे कि आपके सामने है बेटा, सबसे पहले आप देख सकते हो सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसको हम बोलते थे, सीमांत गांधी बोलते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको बोलते बच्चे, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम था सीमांत गांधी। मतलब कि फ्रंटियर गांधी, एक गांधी हमारे देश में महात्मा गांधी, वैसा ही कारनामे करने वाले, वैसे ही अहिंसावादी नेता पाकिस्तान के बलूचिस्तान से वो आदमी जो कि अहिंसावादी हैं, आंदोलन चलाते हैं अपने, जिसका नाम है क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान। उनको एक टाइटल, उनको एक नाम दिया था हमने, सीमांत गांधी, ठीक है। और बेटा सीमांत गांधी वो आदमी हैं, यहां पर सुनना क्वेश्चन, सीमांत गांधी वो आदमी है बेटा जिस आदमी को हमने सबसे पहले गैर भारतीय होते हुए, क्योंकि इंडियन नहीं है बेटा वो, गैर भारतीय, नॉन इंडियन, गैर भारतीय, वो पहले इंसान जिसको भारत रत्न दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बेटा। गैर भारतीय वो आदमी जिसको सबसे पहले भारत रत्न मिला, गैर इंडियन कौन था बेटा, 1987 में इस आदमी को हमने दिया भारत रत्न हमने इसको दिया। ओके, और इस आदमी ने एक आंदोलन चलाया था बच्चे, एक आंदोलन चलाया था बेटा, जिस आंदोलन का नाम था खुदाई
खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों चीजें। पहले नॉन इंडियन, फर्स्ट नॉन इंडियन कौन जिसको भारत रत्न दिया, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद गैर भारतीय नॉन इंडियन नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 1990 में हमने भारत रत्न दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अलग से भी बना के दूंगा बेटा। ओके, अब बात करते हैं राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं। राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं बच्चे? राष्ट्रपिता बोलते हैं महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को। लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं, राष्ट्रपिता कहीं पर ये ऐसा लिखा नहीं गया कि इनको ये टाइटल उपाधि दी गई। राष्ट्रपिता इनको पहली बार बोलने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। कौन बोलने वाले थे बेटा? सुभाष चंद्र बोस ने ही इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता का टाइटल दिया। ओके, राष्ट्रपिता। ओके, बात समझ में आ गई। राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को बापू, देखो बापू का टाइटल भी महात्मा गांधी को ही दिया जाता है, सबको मालूम है ना। अब महात्मा गांधी की बात हो और उसके आंदोलन की बात ना हो तो आप ध्यान से यहां पे सुनना, जो मैं बात बोल रहा हूं, जो मैं बातें बोलूंगा बेटा वो आपको नोट करते चलना है क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं। ओके, गांधी जी जो थे पोरबंदर में जन्म हुआ है ना, पिता का नाम करमचंद गांधी, पुतलीबाई माता का नाम। ऐसे ही महात्मा गांधी देखो बेटा एक संपन्न परिवार से हैं और ये वकालत इन्होंने कर ली, वकील की पढ़ाई कर चुके हैं। उसके बाद ये जब साउथ अफ्रीका कब जाते हैं मालूम है तुम्हें? महात्मा गांधी बेटा साउथ अफ्रीका कब गए? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। वापस कब आए थे? 1915 में। और जब वापस आए 1915 में, जब बेटा भारत ही वापस आए तो बोला क्या उस दिन को क्या बोला गया था? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी थी, 9 जनवरी को बोला गया प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे, जिस दिन महात्मा गांधी भारत आए। और महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट इन 1970 बिहार नील की खेती के विरोध में बेटा, इंडिगो खेती के विरोध में यह किया गया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, गांधी का पहला आंदोलन। और फिर गांधी ने 1920 में जो मेन आंदोलन था वो 1920 का जो पहला था, जो मेन था। इससे पहले जो फर्स्ट आंदोलन है गांधी का वो चंपारण है। लेकिन इससे भी एक बड़ा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920 गांधी ने किया। उसके बाद बेटा इसका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, 1942 में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 आंदोलन वर्ल्ड फेमस हुए, बहुत बड़े लेवल पर गांधी जी के। क्या गांधी जी कांग्रेस के नेता रह चुके थे? कांग्रेस के नेता तो थे। क्या गांधी जी कांग्रेस के लीडर रह चुके थे? यानी कांग्रेस की उसने अध्यक्षता की थी बेटा एक बार, बस ध्यान रखना कितनी बार? एक बार। कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी एक बार बने इन 1924 बेलगांव सेशन कर्नाटका, 1924 बेलगांव सेशन कर्नाटका, यहां पर। तो गांधी जी के ये स्टैटिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा किसको? वयोवृद्ध कौन किसको बोलते हैं? वयोवृद्ध किसको बोलते हैं बेटा? दादा भाई नौरोजी को, द ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है भारत में किसको? दादा भाई नौरोजी को। और ये जो दादा भाई नौरोजी है ना, ये बड़ा कमाल का व्यक्तित्व है। एक ऐसे फर्स्ट इंडियन जो इंग्लैंड में जाकर चुनाव जीतते हैं। इंग्लैंड में जाकर चुनाव जीता बेटा इन्होंने, इंग्लैंड में जाकर इन्होंने चुनाव जीता बच्चे। कौन सा बताऊं मैं आपको? तुम्हें थोड़ा सा बताऊं। इंग्लैंड में जाकर चुनाव जीतने वाले कौन थे? इंग्लैंड में जाकर चुनाव जीतने वाले हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव ब्रिटेन के फिन्सबरी शहर से हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले थे कौन बेटा? दादा भाई नौरोजी इन 1892 हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव, हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ऐसे भी इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर पार्ट है, अपर सदन है। ऐसे हमारा जो अपर है वो राज्यसभा है, हमारा जो लोअर है वो लोकसभा है। ऐसे ही वहां पर जो लोअर सदन है वो कौन सा है? वो होगा बेटा हाउस ऑफ कॉमन्स।
तो हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन भी कह सकते हो बेटा, फर्स्ट इंडियन भी कह सकते हो, वो हैं दादा भाई नौरोजी। एक पारसी घराने से, एक पर्शियन फैमिली से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ओके, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बात और बताऊं, कांग्रेस के हेड भी रह चुके बेटा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बेटा, कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की। कहां पर? बॉम्बे में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। वहां पर भी दादा भाई नौरोजी का बड़ा एक नाम आता है। यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लौह पुरुष, आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लौह पुरुष बोलते हैं किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हालांकि सरदार का टाइटल इनको दिया गया। नाम क्या है? वल्लभ भाई पटेल। सरदार का टाइटल किसने दिया? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने बेटा इनको सरदार की उपाधि दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत जिनका बहुत बड़ा नाम है। भारत बेटा आजाद हुआ जब भारत में लगभग 565 देसी रियासतें, देसी टेरिटरी हैं, अपनी लोकल टेरिटरीज हैं, वो लगभग 565 हैं। उन सबको एक करके मिला के एक पूरा भारत बनाया। वो बनाने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, है ना। लेकिन अफसोस, जम्मू कश्मीर को मिलाने की बारी आई तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला नहीं, ये मुद्दा मैं सोल्व करूंगा। और आप सब लोग जानते हैं कैसा सोल्व करके दिया। आज भी अधर में लटका हुआ है जम्मू कश्मीर का मुद्दा, है ना। तो बेटा और सुनो, जब देश का पीएम का चुनाव हो रहा था तो सारे मोस्टली वोट जो बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। यानी हम लोग बनाना चाह रहे थे किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर। लेकिन गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि, गांधी जी ने बोला कि आप जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में वोट डालो। आप वोट तो आपको मिल चुके हैं, लेकिन आप बोलोगे कि मुझे नहीं बनना, जवाहरलाल नेहरू को बना दीजिए, है ना। ऐसा हुआ, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के फर्स्ट पीएम बने। और ये आदमी जो कि योग्य सर्वगुण संपन्न होते हुए ये जो आदमी है, ये संतुष्ट रहा बेटा किससे? ये संतुष्ट रहा उप प्रधानमंत्री से, वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बेटे? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको क्या बोलते हैं? लौह पुरुष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन सुनो, शांति पुरुष। शांति पुरुष कहा जाता है बच्चे लाल बहादुर शास्त्री को। किसको बोलते बेटा? लाल बहादुर शास्त्री को बोला जाता है शांति पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री बहुत बड़ा व्यक्तित्व। ये लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ है बेटा, डेथ मिस्ट्री आज भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। काफी बोलते हैं कि अगर चाहते तो सॉल्यूशन हो सकता था, ये सोल्व की जा सकती थी, लेकिन उस समय की गवर्नमेंट ने ऐसी मंशा नहीं दिखाई ताकि दोबारा पोस्टमार्टम वगैरह जो किया जाए, ऐसा नहीं हुआ, है ना। ताशकंद जो समझौता था तब वहां पर उनकी डेथ हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। और लाल बहादुर शास्त्री बेटा, लाल बहादुर शास्त्री वो आदमी हैं जिसने हमारे भारत को एक नारा दिया। कौन सा? जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान, ये नारा देने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत बड़ा नाम, बहुत नेक दिल इंसान थे लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद पंजाब केसरी। पंजाब केसरी बेटा लाला लाजपत राय। केसरी का मतलब होता है शेर। केसरी का क्या मतलब होता है? केसरी का मतलब होता है शेर। यानी कहां के शेर? पंजाब के शेर। बहुत बड़े क्रांतिकारी पंजाब केसरी हमारे कौन? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की हत्या साइमन कमीशन भारत में आ रखा था इन 1928। तो जो लाला लाजपत राय बेटा, इनकी हत्या, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। और लाठीचार्ज का आदेश देने वाले वो अंग्रेज कौन थे बेटा? वो अंग्रेज थे सैंडर्स। कौन थे? वो अंग्रेज थे सैंडर्स। और इस सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और लाला लाजपत राय के सिर पर इतनी लाठियां पड़ी हैं, इसके कारण वो इतने दिनों तक बीमार चले और लास्ट में उनकी मृत्यु ही हो गई। वो इस लाठीचार्ज से
इस जो दुर्घटना हुई थी, इसके चोट से वो ठीक ही नहीं हो पाए, उनकी डेथ हो गई। लेकिन इनकी मृत्यु का, इनकी हत्या का बदला लिया गया किसके द्वारा? वो बदला लिया फिर किसने? भगत सिंह ने और उसके साथियों ने। इस सैंडर्स की हत्या कर दी गोली मारकर। भगत सिंह और उसके साथियों ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी बेटा। ओके, समझ में आ रही चीजें तुम्हें? क्यों विरोध कर रहे थे? लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे किसका? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। ये किसने नारा दिया बेटा? ये बोला था लाला लाजपत राय ने। जब साइमन कमीशन भारत में, पंजाब में पहुंचा तो उसने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। क्यों? क्योंकि उस कमीशन में बेटा एक भी भारतीय नहीं है, इसलिए उसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोला, जो कि बता रहा था कि भारत में अंग्रेजों का शासन कैसा चल रहा है ना। ये रिपोर्ट सौंपनी थी वहां पर जाकर, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन नहीं है। अब कोई इंडियन नहीं है, सभी अंग्रेज हैं, तो क्या बोलेंगे? अपने बारे में तो अच्छा ही प्रदर्शित करेंगे वो। इसलिए ये चाह रहे थे कि इंडियन भी उस कमेटी के अंदर हो, लेकिन कोई इंडियन नहीं है। इसका विरोध हुआ, साइमन कमीशन गो बैक, और उसके सिर पर लाठीचार्ज किया गया वहां पर, उससे उनकी मृत्यु हो गई। ओके, लाला लाजपत राय। क्या बोलते हैं पंजाब केसरी? मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीजें भी मैं आपको साथ में रिलेट कर रहा हूं, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, मैं तुम्हें चीजें रिलेट करके दूंगा बेटा स्टैटिक जीके के साथ में। बहुत अच्छे तरीके से हम स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए। बंगाल केसरी किसको बोलते हैं? आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी। आप अगर मुखर्जी ये सरनेम देखो, आप अगर बेटा ये मुखर्जी सरनेम देखोगे तो आपका 95% आपका जो आंसर होगा बच्चे, वो आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल साइड। कौन से स्टेट का होगे? कौन सा स्टेट करोगे? वेस्ट बंगाल कर दोगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, शेर ए कश्मीर। कश्मीर का शेर बोला गया शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला को कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कोई खास नहीं, लेकिन कश्मीर का शेर किसको? जैसे पंजाब का शेर बोला गया किसको? पंजाब केसरी को किसको? लाला लाजपत राय को। ऐसे ही कश्मीर का शेर शेख अब्दुल्ला। उसके बाद बंग बंधु। बंग बंधु यानी बंगाल में शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु बोला गया। ओके, देश बंधु ऐसा ही एक और नाम है, देश बंधु चित्तरंजन दास। यहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि इस आदमी का बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनता है। भारत में आप लोगों ने सुना होगा, भारत में पहली बार स्वराज पार्टी का गठन किस आदमी ने किया? स्वराज पार्टी कब बनी बेटा? भारत में स्वराज पार्टी बनी थी बच्चे, स्वराज पार्टी इन 1923। 1923 कौन सी पार्टी बच्चे? स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी का गठन ये दो आदमी ने किया। एक तो थे बेटा चित्तरंजन दास। कौन थे बेटा? चित्तरंजन दास। इसको CR दास भी बोल देते हैं, शॉर्ट में CR दास है ना। एक थे मोतीलाल नेहरू। कौन है बेटा? मोतीलाल नेहरू। ओके, याद हो जाएगा तुम्हें सब। ओके, दीन बंधु कौन है? ये दीन बंधु कौन है? दीन बंधु है CF एंड्रूज। CF एंड्रूज कौन है बेटा? दीन बंधु है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। लोकमान्य। लोकमान्य की उपाधि किस आदमी को दी जाती है बच्चे? बाल गंगाधर तिलक को। किसको बेटा? बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है लोकमान्य, है ना। ये आदमी कौन है? इसके बारे में भी स्टैटिक जीके आपको सुननी चाहिए, है ना। सुनो बेटा, इसके भी मेन पॉइंट आपको पता होने चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं, लाल बाल पाल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल। ये तीन आदमी वो हैं जिन्होंने गरम दल की शुरुआत की, है ना। जो गरम दल के नेता हैं कांग्रेस बेटा 1907 में, ध्यान से सुनना बच्चे, कांग्रेस 1907 में सूरत सेशन, सूरत अधिवेशन कांग्रेस का, और वहां पर कांग्रेस अपने दो भाग में बढ़ती है, एक नरम दल एक गरम दल। नरम दल तो चला ही आ रहा था, जो चल रहा था ना। इन लोगों ने अपना एक अलग से अपना गरम दल तैयार किया और ये जाने जाते हैं लाल बाल पाल के नाम से। लाल से कौन? लाला लाजपत राय। बाल से कौन? बाल गंगाधर तिलक। पाल से कौन? विपिन चंद्र पाल। ये तीन आदमी, है ना। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में, गरम दल नरम दल जो है वो अलग होते हैं बेटा, ठीक है। उन्हीं में से हैं ये लाल बाल पाल, उसी में से हैं बाल गंगाधर तिलक। और ये जो बाल गंगाधर तिलक है बेटा, इन्होंने इन 1916 भारत में 1916 में
होम रूल लीग की स्थापना कर दी। होम रूल लीग, होम रूल लीग किसने बनाया बच्चे? भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की बेटे? किसने? पूना के अंदर, महाराष्ट्र में पूना के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। चेन्नई में भी होम रूल लीग स्टार्ट किया गया। चेन्नई में भी होम रूल लीग स्टार्ट किया गया। किसने किया? चेन्नई में एनी बेसेंट ने किया। चेन्नई में बेटा एनी बेसेंट ने किया, ये बच्चे याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं लोकनायक जय प्रकाश नारायण। लोकनायक का टाइटल किसको दिया जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। राज ऋषि किसको बोलते हैं? राज ऋषि किसको बोलते हैं बच्चे? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को हम बोलते हैं राज ऋषि। राज ऋषि, ओके। उसके बाद हम गुरुदेव, गुरुदेव किसको बोलेंगे? गुरुदेव बोलते हैं बेटा रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया जाता है गुरुदेव का, ठीक है। कौन सा टाइटल? गुरुदेव का। किसने टाइटल दिया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बोला किसने? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला पता है तुम्हें? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने बोला गुरुदेव। और गांधी को महात्मा किसने बोला? और गांधी को महात्मा किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर। ये कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे सर ये आपस में ही टाइटल चेंज करते थे, ये आपस में ही नाम चेंज कर लेते थे ना? नहीं, और उन्होंने भी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, राष्ट्रपिता का जो टाइटल है, राष्ट्रपिता की जो उपाधि है, वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को महात्मा बोला किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु किसने बोला? ये दो गुरुदेव है, ये बोला किसने? महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, टैगोर को। ये टैगोर के बारे में तुमसे एक क्वेश्चन और बताऊं बेटा। टैगोर की मैं आपसे बात करूं और, तो जो टैगोर आपको दिख रहे हैं, ये साधारण आदमी नहीं है भाई। टैगोर ने बेटा शांति निकेतन की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये सब नोट करते हुए चलना है आपको। शांति निकेतन की स्थापना टैगोर ने की थी वेस्ट बंगाल में 1901 में। शांति निकेतन 1901, शांति निकेतन की स्थापना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, और पहले भारतीय भी रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल का प्राइज दिया गया लिटरेचर में। साहित्य का पहला नोबेल प्राइज भारत में मिला, किसको मिला बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला इन 1913 गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला बेटा। किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। चलो आगे। इसके बाद राजा जी। राजा जी किसको बोलते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी, उनका निकनेम था बेटा राजा जी, है ना। राजा जी उनको बोल देते हैं। सी ऐसे ही बोलते हैं, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ऐसे भी बोल देते हैं। कौन थे ये बेटा? सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। भारत में, ये भारत में आजाद भारत के बाद इंडिपेंडेंस इंडिया में ये दूसरे गवर्नर जनरल थे। भारत के दूसरे गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा ऐसा ही क्वेश्चन सुनो ध्यान से। भारत की आजादी के बाद पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो नाम क्या होगा बच्चे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पहले भारतीय गवर्नर जनरल आजादी के बाद। और आजादी के बाद दूसरे भारतीय जनरल भी, लेकिन प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तो यही फर्स्ट होंगे। ओके, चले आगे। महामना, ये महामना का टाइटल किसको दिया जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है बेटा। बहुत ही बड़े आदमी, ये प्रणेता हैं। ये हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय है, उसको लीड करने वाले, उसके प्रणेता, सूत्रधार कौन है? मदन मोहन मालवीय है बेटा। और मदन मोहन मालवीय, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं बेटा, सुनो बड़े बच्चे, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि चीजें मैं डीपली कराता हूं हर एक चीज में बेटा, ध्यान से सुनना है। आप सबको मालूम है 13 अप्रैल 1990 को एक घटना घटी जिसको बोला गया क्या? जिसको बोला गया अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? 13 अप्रैल 1919 को, है ना। उस घटना में कुछ इंडियन मारे गए बेटा। उस बाग के अंदर जनरल डायर ने वहां पर गोलियों चलाने का आदेश दिया। वहां पर कुछ आदमी बेटा मारे जाते हैं। अपनी जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अनुसार उसमें मारे गए 1000 इंडियन, लेकिन
लेकिन अंग्रेजों के अनुसार उसमें 379 आदमी मारे गए थे। अब इसी चीज की जांच कराने के लिए बेटा, इसी हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कराने के लिए बच्चे, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कराने के लिए एक कमेटी बनाई जिसके हेड रखे कौन? मदन मोहन मालवीय। अंग्रेजों ने भी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के हेड किसको बनाया? हंटर को। किसने बनाया? हंटर कमीशन। सुना ना आप लोगों ने? हंटर कमीशन। तो हंटर जो थे वो उसके कमीशन के हेड थे। हमारी तरफ से हेड कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। चले आगे। देखो बेटा, भारतीय फिल्मों के पिता में किसको बोलते हैं? भारतीय फिल्मों का पिता में बोला जाता है घुंडीराज को, घुंडीराज गोविंद फाल्के, जिसको आप लोगों ने सुना होगा दादा साहेब फाल्के, इस नाम से बेटा, दादा साहेब फाल्के। आपने सुना होगा पिक्चर्स के अंदर, सिनेमा के अंदर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम से है? किस व्यक्ति का नाम है? यह है घुंडीराज गोविंद फाल्के। ओके, याद करना जरूर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात, यानी भारत में बेटा, भारत में आप कह सकते हो राजा राम मोहन राय बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। भारत में राजा राम मोहन राय बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। इस आदमी ने सती प्रथा को खत्म कराया। किसके साथ मिलकर? पता है तुम्हें? इस आदमी ने सती प्रथा को खत्म कराया और इसी आदमी ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की इन 1928 में। ब्रह्म समाज, किसकी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक। और बेटा, इसको जो राजा का टाइटल दिया गया वो महाराजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया। महाराजा खेतड़ी, महाराजा थे खेतड़ी, और महाराजा खेतड़ी के द्वारा इनको राजा का टाइटल दिया गया। किसको? राजा का टाइटल दिया गया किसको बेटा? राजा राम मोहन राय को। ओके, जब ये इंडिया आए तो बेटा इनकी पढ़ाई जो है ना बाहर हुई थी, इंग्लैंड में, वहां पर पढ़ते थे। जब इनकी ऐसा माना जाता है कि इनकी भाभी की, इनके जो भाई उनकी डेथ हुई थी और इनके भाई के साथ जो उनकी भाभी है उनको सती होना पड़ा था। सती होना पड़ा था उस समय। देखो उस समय भी ये चीजें चल रही थी। जब ये भारत आए इनको पता चला कि आज भी भारत में ये चीजें चल रही हैं, तो इस आदमी ने बीड़ा उठाया सती प्रथा को खत्म करने का। और उस समय के जो गवर्नर जनरल हैं, उस समय के जो बेटा गवर्नर जनरल हैं, कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बेटा इस आदमी ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर भारत में सती सिस्टम को रिमूव किया, भारत में सती प्रथा को खत्म करने का काम किया। इन दो आदमियों का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत में जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। कायदे आजम, ये कायदे आजम किसको बोलते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसको बोला गया बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोलते हैं। किसने कायदे आजम बोला बता सकते हैं? किसने कायदे आजम बोला बता सकते हैं बेटा? कायदे आजम इनको बोला है महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने इनको कायदे आजम बोला है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना वो आदमी हैं जो बहुत बड़े वकील हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना वो आदमी हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में पाकिस्तान के लिए सबसे पहले डिमांड उठाई, पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसमें बेटा पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं है, उसमें जिक्र है मुस्लिमों के लिए एक अलग से टेरिटरी का, एक अलग से स्थान देने के लिए बोला मुस्लिमों के लिए। पहली बार कब? 1940। किसने आवाज उठाई? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, कब? 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कायदे आजम। कायदे आजम। महात्मा गांधी इनको खुश करते करते चले गए, लेकिन ये लोग, ये जो उस समय के नेता थे, ये उनसे खुश नहीं हुए, फिर भी खुश नहीं हुए, है ना।
महात्मा गांधी का ही टाइटल दिया हुआ है कायदे आजम, क्योंकि वकील हैं। कायदा कानून सुना होगा आप लोगों ने। कायदा कानून क्या होता है? कायदा कानून जो जानकार होता है, इसलिए कायदे आजम है ना। कानून के जानकार कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। देश रत्न, देश रत्न का टाइटल बेटा, देश रत्न बोला गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न बोला गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बेटा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, इसीलिए इस आदमी को भारतीय संविधान की जो पहली सभा थी, भारतीय संविधान की पहली सभा में प्रथम स्थायी परमानेंट हेड, देखो अस्थायी अध्यक्ष तो 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में जो टेम्पररी हेड थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में जो परमानेंट हेड चुने गए, पर संविधान सभा के परमानेंट जो हेड चुने गए वो राजेंद्र प्रसाद थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे। और उसमें उसके बाद फिर बेटा 1950 में ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। क्या बोला जाता है? देश रत्न। क्या बोला जाता है? देश रत्न। उसके बाद बेटा अजात शत्रु किसको बोलते हैं? अजात शत्रु भी किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अजात शत्रु का नाम का मतलब समझना है। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु से आजाद, जिसका कोई शत्रु नहीं हो। अब आप मुझे एक क्वेश्चन और बता सकते हैं, सोच के देखना बेटा, ये सोच के देखना बेटा, अजात शत्रु किसको बोला गया? अजात शत्रु वाज द सन ऑफ, किसके बच्चे थे, किसके बेटे थे अजात शत्रु? पता है तुम्हें? ये थे बिंबिसार के बेटे। बिंबिसार के बेटे थे अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा, और अजात शत्रु को मारा किसने? उसी के बेटे उदयन ने। इसलिए ये जो हर्यक वंश है ना, हर्यक वंश में बिंबिसार, फिर अजात शत्रु, फिर उदयन, और उदयन ने मारा अजात शत्रु को, अजात शत्रु ने मारा अपने पिता को। इसलिए इस टेरिटरी को पैट्रिसाइड डायनेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड डायनेस्टी। ठीक है बेटा, पैट्रिसाइड डायनेस्टी इसको बोला जाता है। ओके, याद रहेगा तुम्हें, ये याद रखना तुम्हें। चले आगे बेटा, पितृहर्ता वंश बोलते हैं, और अजात शत्रु बोला गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं बच्चे? कश्मीर का अकबर बोला है किसको? जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को बोला गया है, जैनुल आबदीन को बोला गया है कश्मीर का अकबर, या लघु अकबर भी कह सकते हैं, कश्मीर का अकबर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे अकबर जो था बेटा सभी धर्मों के लिए एक समान था, सभी धर्मों को एक जैसा मानता है, ऐसे ही ये आदमी भी कश्मीर में हिंदुओं के प्रति भी अच्छा इसका नजरिया था, है ना। इसलिए इसको कश्मीर का अकबर बोला गया है, जैनुल आबदीन को। ठीक है, इसने हिंदुओं को भी बड़े ऊंचे ऊंचे पद दिए हैं, बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट दी है जैनुल आबदीन ने। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए, नेताजी का टाइटल किसको दिया गया बच्चे? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल देने वाले कौन है? सोचिए जरा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल देने वाले थे एडोल्फ हिटलर। किसने दिया? एडोल्फ हिटलर ने दिया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तुम्हें 2-3 पॉइंट बताऊं, सुनो। इन 1938 हरिपुरा सेशन कांग्रेस का, हरिपुरा सेशन कांग्रेस का, यहां पर सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। हरिपुरा सेशन 1938। दूसरी बार भी सुभाष चंद्र बोस ही इन 1939 त्रिपुरी सेशन, कौन सा बच्चे? त्रिपुरी सेशन कांग्रेस का, इसमें भी दूसरी बार दोबारा से चुन लिए गए कांग्रेस के हेड कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, लेकिन यहां पर ट्विस्ट क्या पता है तुम्हें? यहां पर गांधी जी नहीं चाहते थे कि यह बंदा दोबारा से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाए, इसलिए गांधी जी ने बेटा अपना एक आदमी चुनाव में उतारा था, जिस आदमी का नाम था पट्टाभी सीतारमैया, और सबको बोला कि पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में जिताना है अब की बार। अगर पट्टाभी सीतारमैया हार गया चुनाव तो यह समझना कि गांधी चुनाव हार गया। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को ही जिताया। सुभाष चंद्र बोस विजेता होकर आ गया इसमें। और हुआ क्या उसमें? उसके बाद बेटा गांधी जी ने कांग्रेस की सभा में जाने से इनकार कर दिया, नाराज हो गए, रुष्ट हो गए ना। तो बेटा देखो, सुभाष चंद्र बोस तो इतना पसंद करते हैं गांधी को, उन्होंने तो राष्ट्रपिता तक बोला उनको, लेकिन गांधी जी इतना खास पसंद नहीं करते उसको, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस की जो हेड था, लीडरशिप थी, उसको तो इस्तीफा दिया ही, उसने कांग्रेस के मेंबरशिप से भी, जो कांग्रेस की मेंबरशिप थी, सदस्यता थी, उसको भी इस्तीफा दिया।
तो बेटा अब ये कांग्रेस के आदमी नहीं रहे, और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में एक अलग से एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था बच्चे? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई बेटा आज की क्लास में, इनको छोड़ना नहीं है। काफी चीजें मैंने अब बोल दी हैं, क्योंकि चीजें ज्यादा हैं, उतना मैं लिख नहीं पाया। जो मैंने बोली है चीजें वो आपको जरूर नोट करनी है बच्चे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, 1939 में त्रिपुरी सेशन 1939 में वो जीते, 1938 में हरिपुरा सेशन जीते, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चाचा किसको बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू को बोला गया चाचा जी। जवाहरलाल नेहरू को क्या बोला गया? चाचा जी, बच्चों के प्यारे चाचा जी, है ना। तो ये चाचा जी कौन है? ये है जवाहरलाल नेहरू, है ना। बाल दिवस इसी के जन्मदिवस के ऊपर आप बनाते हो, ओके। उसके बाद ताऊ किसको बोलते हैं भाई? उसके बाद ताऊ बोलते हैं बेटा, ताऊ बोलते हैं किसको बेटे? चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल को बोला गया ताऊ, जो कि हरियाणा में बहुत बड़ा नाम है। और एक बार तो ऐसा रहा कि ये प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन चाहते तो बन सकते थे, लेकिन खुद ही एक ऐसा व्यक्तित्व जो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाह रहा, बन सकता है लेकिन वो खुद नहीं चाह रहा, नहीं भाई मैं नहीं बनूंगा, आप लोग बन जाइए। तो बेटा इतना बड़ा व्यक्तित्व था इस आदमी का, चौधरी देवीलाल का। ये जो लालू जी हैं बिहार में, नीतीश कुमार हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, ये सब इनसे बहुत छोटे नेता थे, है ना। चौधरी देवीलाल से बेटा इनका बहुत बड़ा नाम आता है, चौधरी देवीलाल का। ये टाइमिंग था लगभग 1989 का, 1919 का। उस समय ये बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़ी राजनीति में थे ये, ठीक है। चले आगे। शहीद ए आजम किसको बोलते हैं बेटा? भगत सिंह को। शहीद ए आजम बोला गया बेटा भगत सिंह को। और भगत सिंह तो देश में एक ऐसा चमकता सितारा, एक बहुत ही कम उम्र का बच्चा, 23 साल का बच्चा, 23 साल का बेटा फांसी पे लटक गया देश के लिए। हद हो गई, 23 साल का बच्चा देश के लिए फांसी पे लटक गया। और उसके विचार देखिए आप, आजकल 23 साल के बच्चों को फुर्सत ही नहीं है, लेकिन वो बच्चा देश के लिए मर गया, शहीद हो गया। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी अपने देश के नाम न्यौछावर कर दी, वो बोलता है अगला जन्म होगा तो भी मैं यही करूंगा, है ना। और सुनो, भगत सिंह जिसने इंकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद किया, लिखा किसी और ने, लेकिन इस नारे को बुलंद करने वाले थे भगत सिंह। जब भगत सिंह को फांसी के लिए लेके जा रहे थे, तब उनका वेट चेक किया गया, उनका वजन तोला गया, और वजन उनका बढ़ा हुआ मिला। देखो मृत्यु पास में, पता है इस दिन मृत्यु है, लेकिन उस आदमी के माइंड में थोड़ा सा भी खौफ नहीं है, उसका वजन गेन हुआ बेटा, ठीक है। उनका वजन बढ़ गया था, 4 से 5 किलो वजन बढ़ गया था उनका, ठीक है। और बेटा उनको फांसी दी जानी थी कब? 24 मार्च 1931 को, लेकिन एक दिन पहले शाम को फांसी दी गई, 23 मार्च को 1931 को, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि पब्लिक अगर भड़क गई, पब्लिक ने अगर गुस्सा कर दिया तो क्या पता वो उनको फांसी ही ना होने दे, इसलिए एक दिन पहले ही उनको फांसी दी गई। क्या हश्र हुआ बेटा, रात को फांसी दे दी गई, ठीक है। शाम के 6-7 बजे फांसी दी गई इनको, 23 मार्च को। शरीर के टुकड़े किए गए, बोरी में डाले गए। सुबह 4 बजे उनकी शरीर के टुकड़ों को फेंकने के लिए चले गए, लेकिन वहां कुछ ग्रामीणों ने देखा तो वहीं पर उसकी शारीरिक जो बॉडी है बेटा, उसकी बॉडी को, कटे हुए टुकड़ों को वहीं पर छोड़कर वो लोग भाग जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वहां पर तब देखा जाता है तो भगत सिंह की बॉडी है। ऐसा हुआ इस बच्चे के साथ, और लोगों का सारा गुस्सा वहां पर महात्मा गांधी के विरुद्ध था, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि जो गांधी इरविन पैक्ट है, बेटा ध्यान से सुनना, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट कब? 5 मार्च 1931, ठीक है। इसमें गांधी इरविन समझौते में इरविन जो थे ना, उस समय के जो वायसराय हैं, इरविन ने खुद गांधी जी से पूछा कि अपनी आप डिमांड बताइए, लेकिन गांधी जी ने, ऐसा बताया जाता है कि भगत सिंह के पक्ष में कोई बात नहीं बोली। इससे हमारे देश के जो और आदमी थे, युवा थे, वो ज्यादा थोड़े गुस्से में आ गए। हालांकि यह भी बोला जाता है कि गांधी जी ने बचाने का प्रयास उनसे पहले किया था, कुछ पत्राचार किया था कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए, लेकिन यहां पर यह मूवमेंट था
यहां पर वो चाहते तो रख सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा कि यहां पर भगत सिंह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, और इस चीज का पूरे देशवासियों में गुस्सा था। ठीक है, तो ये था गांधी इरविन समझौता। कब था ये मैंने आपको बता दिया बेटा। इसके लगभग कितने दिन बाद, इसके लगभग 18 दिन बाद भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, भगत सिंह, जब आपको मालूम है भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी, जब उसको बोलने आया कि भाई चलिए आपको फांसी दी जाने वाली अभी, है ना, तो बेटा ये पुस्तक पढ़ रहे थे, एक पुस्तक, जिसका जो पुस्तक थी किसकी, लेनिन की। लेनिन जो कि रसिया के है ना, लेनिन जो कि रूस के बेटा, जो रूसी क्रांति में थे लेनिन, पता है तुम्हें, तो वो लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे बेटा। तो उसी लेनिन की पुस्तक के 2 पेज बाकी थे। इन्होंने बोला कि मुझे बस ये 2 पेज पढ़ दीजिए, 10 मिनट का समय मुझे दीजिए, फिर मुझे ले चलिए। देखो कितना माइंड सेट है उस आदमी का, मृत्यु पास है, नजदीक है, लेकिन पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है, फिर भी पढ़ रहा है आदमी, है ना। तो ये थे भगत सिंह हमारे। भारत कोकिला किसको बोलते हैं, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष इन 1925 कानपुर सेशन। इन 1925 कानपुर सेशन फर्स्ट इंडियन लेडी हेड ऑफ कांग्रेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, सब जानते हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर। उड़न परी पीटी उषा। उड़न परी किसको बोलते हैं बेटे, उड़न परी बोलते हैं पीटी उषा को। आज इतना ही, इससे आगे, ठीक इससे आगे अगली क्लास में हम बच्चे क्लास को स्टार्ट कर देंगे। इस क्लासेस को मिस मत करना, बस जो चीज मैं बताता जाऊं आपको साथ में नोट करना है। बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा बेटा, बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा, वो भी आपको नोट करनी है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट वगैरह करके। ठीक है बच्चे, चलो।